Hello everyone, I'm Saket Vajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, तो let's have a look at the question number 14. The question says, a radioactive nucleus X undergoes spontaneous decay in the sequence. और ये रहा वो जो decay है ना, where Z is the atomic number of element X. अब हमसे पूछा गया है कि possible decay particles in the sequence क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले Z थे वो अब कितने हो गए, अब वो हो गए Z-1। मतलब प्रोटॉन की संख्या जो है वो एक से क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये प्रोसेस हम लोग जानते हैं कि क्या कहलाता है, ये कहलाता है बीटा प्लस डिके। और इसमें क्या रिलीज होता है, तो पॉजिट्रॉन रिलीज होता है, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पहला जो है वो क्या होना चाहिए, बीटा प्लस होना चाहिए। क्लियर है बात। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग B से C की बात करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रोटॉन की संख्या जो है वो क्या हो गई, वो 2 से कम हो गई। और ऐसा किस केस में होता है, तो ऐसा होता है बच्चों अल्फा डीके में। क्लियर है बात। तो ये जो है ये बेसिकली क्या है, ये अल्फा डीके है। और इसमें हम लोग समझ पा रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है वो रिलीज होता है। क्लियर है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो सेकेंड प्रोसेस है उसमें क्या रिलीज होना चाहिए, अल्फा रिलीज होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग तीसरे प्रोसेस की बात करें, है ना, तो यहां पर देखिए हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले जो प्रोटॉन की संख्या थी वो थी Z-3। अब कितनी हो गई, Z-2 हो गई। मतलब प्रोटॉन की संख्या एक से बढ़ गई है, ठीक है। तो ऐसा कौन से रिएक्शन में होता है, ऐसा कौन से डीके में होता है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ऐसा होता है बीटा माइनस डीके में, ठीक है। और उसमें क्या रिलीज होता है, एक बीटा पार्टिकल रिलीज होता है ना, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस सवाल का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 19. द क्वेश्चन सेज द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड इज 100 hours. द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 hours वुड बी डैश। तो देखिए बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि एक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, A0/2 है ना। यहाँ पर A क्या है, A है एक्टिविटी एट टाइम t, A0 क्या है, ओरिजिनल एक्टिविटी। तो हमसे बेसिकली पूछा गया है, हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 hours। क्लियर है ये बात। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अपने को A/A0 बताना है। क्लियर है, जो कि कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2t/t12। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 अब टाइम कितना बोला है, 150 hours, ठीक है। अपॉन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हाफ लाइफ कितना है, तो वो 100 है। क्लियर है ना। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, A/A0 है ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 1/2 ये हो जाएगा कितना, 3/2। इसका मतलब यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 है ना। इसका मतलब क्या हो गया, तो ये हो गया 2√2 के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों इस सवाल का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 22. द क्वेश्चन सेज a nucleus with mass number 240 breaks into two fragments each of mass number 120. The binding energy per nucleon of unfragmented nuclei is 7.6 mega electron volt, while that of fragments is 8.5 mega electron volt. The total gain in binding energy in the process is dash. तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर कितना था, 240 था, ठीक है। वो टूट रहा है 2 फ्रैगमेंट्स में, ठीक है। और दोनों फ्रैगमेंट्स के जो मास नंबर है वो कितने हैं, 120 है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे को ये भी दे रखा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ना, अनफ्रैगमेंटेड न्यूक्लियाई का वो कितना था, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। लेकिन ये जो फ्रैगमेंट्स है उनकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई पर न्यूक्लियन, तो वो आ गई 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है ये बात। तो अब हमसे पूछा गया कि बाइंडिंग एनर्जी में कितने का गेन आया। तो देखिए बच्चों, पहले अगर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी देखें इनिशियली, तो वो कितनी थी, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले थी 7.6। और कितने न्यूक्लियॉन्स थे,
तो मास नंबर हमारे को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताता है, तो इसको हम लोग 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ये बात? तो ये बच्चों आ जाएगा 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब अगर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बाद की करें, है ना, फाइनली बाइंडिंग एनर्जी देखें तो वो कितनी हो जाएगी। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो फ्रैगमेंट्स है ना, तो पहले तो ट्वाइस करना होगा। किसका ट्वाइस करना होगा? तो एक फ्रैगमेंट की जो बाइंडिंग एनर्जी है और वो कितनी है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक फ्रैगमेंट का मास नंबर है 120 और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी हो गई, 8.5 हो गई है ना, तो इनटू करना होगा 8.5 से। क्लियर है ये बात? तो अब देखते हैं कि इसे कैलकुलेट करके क्या आता है। ठीक है, तो ये बच्चों आ जाएगा 2040 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। क्लियर है? तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों की फाइनली बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई है ना। और चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी अगर हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, 2040 में से क्या घटा देंगे, 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है ये बात? और इसे कैलकुलेट करने पर यह आ जाता है 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। दैट मीन्स कि इस सवाल का सही जवाब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है।